नाज़रीन आदाब, आलमी मंजर स्पेशल में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हम 2015 का आखिरी एपिसोड आलमी मंजर स्पेशल का लेकर हाजिर हुए हैं और इस पूरे एपिसोड में हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे जो साल 2015 में बड़े वाक़यात पेश आए हैं उनको लेकर। और आपको बता दें कि इस साल जो बीतने ही वाला है 2015, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें आलमी सतह पर हुई जो अच्छी भी थी, बहुत सी ऐसी हुई या यूँ कहें कि ज़्यादा जो हुई वो हमें दुखा गई, हमारे दिल को तकलीफ़ दे गई। उन सभी पर सवाल जवाब अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले तारुफ़ करवाएं मेहमानों का। प्रोफेसर इश्तियाक दानिश मेरे साथ मौजूद हैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से, साथ ही डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब भी जो कि प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, इस पूरे बातचीत में हमारे साथ रहेंगे। AU आसिफ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सवाल जवाब करेंगे। और तमाम मेहमानों से आज जो पूरा साल अब जो गुजरने वाला है 2015, उसमें आलमी सतह पर जो वाक़यात पेश आए उसको लेकर कुछ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट इस साल 2015 के तमाम वाक़यात पर देखते हैं। साल 2015 ने आलमी सतह पर बहुत कुछ देखा। जून में नेपाल में खौफनाक ज़लज़ला आया जिसमें करीब 200 लोगों की जानें चली गईं। इसी साल हमने सऊदी अरब और यमन के बीच हालात खराब होते देखे। हूती के जंगजुओं पर सऊदी एयरफोर्स को बम बरसाते देखा गया, तो उधर इराक और ख़ास तौर पर सीरिया में दाइश के कहर को बेगुनाहों पर बरपते देखा गया। रूस ने सीरिया में दाइश पर बम बरसाकर अमेरिका की अना को तोड़ा और इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि बशर अल असद को हुकूमत से सीधे न हटाकर उनका फैसला सीरिया की आवाम को करने दिया जाए। इससे पहले रूस के एक बोइंग जहाज को दाइश ने मार गिराया था जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इसी दौरान तुर्की ने रूस का एक फाइटर जेट गिराकर रूस के गुस्से को और बढ़ा दिया, मगर समझदारी से इस मामले को डील कर लिया गया। इसी साल 35 सालों तक दुश्मनी निभाते रहे अमेरिका और ईरान के बीच हुई तारीखी न्यूक्लियर डील ने भी ईरान के लिए दुनिया के दरवाजे खोल दिए। अब ईरान के सील पड़े अरबों डॉलर भी बाहर आ सकेंगे, जिससे उसकी इकनॉमी में मजबूती आएगी। हज के मौके पर मक्का में मस्जिद अल हराम में जारी कंस्ट्रक्शन में लगी एक क्रेन गिरने और रमी के दौरान मची भगदड़ से 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। सितंबर में हुए इन दोनों हादसों ने मुस्लिम बिरादरी को गमज़दा कर दिया। इसी साल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने UAE, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान और अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्कों का कामयाब दौरा किया। उम्मीद है इससे इन्वेस्टर्स भारत में यकीन दिखाएंगे। 41 साल से चली आ रही भारत और बांग्लादेश की सरहदों की टेंशन जून 2015 में खत्म हो गई। इससे सरहदी बाशिंदों की जिंदगी बेहतर हो सकेगी। साल 2015 के आखिर में तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की पार्टनरशिप से साउथ ईस्ट एशिया की तरक्की में ये एक बेहतर कदम साबित होगा। पेरिस में क्लाइमेट चेंज समिट के दौरान पॉल्यूशन की वजह से हो रही दुनिया की तबाही पर गौर व फिक्र किया गया। इस समिट में भारत ने मजबूती से अपनी बात रखी। सितंबर 2015 में तुर्की के साहिल पर तैरती 3 साल के मासूम आयलन कुर्दी की लाश ने पूरी दुनिया का ध्यान सीरियन पनाह गुज़ीरों की मुश्किलों की तरफ खींचा था। इसके बाद यूरोप ने मुहाजिरों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। इराक जंग पर ब्रिटेन के साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर ने अक्टूबर 2015 में माफी मांगी। 12 साल बाद उन्होंने ये तस्लीम किया कि इराक में उनकी इंटेलिजेंस में भारी कमी थी, जिसकी वजह से इराक की आज ये हालत है। नवंबर 2015 में म्यांमार के जनरल इलेक्शन में ना तो किसी मेन पार्टी ने किसी मुसलमान को टिकट दिया और ना ही मुसलमानों को वोट डालने दिया गया। इसके बाद से म्यांमार के मुसलमानों की फिक्र और ज्यादा बढ़ गई है। नवंबर 2015 में ISIS ने पेरिस में बड़ा हमला कर पूरे यूरोप में खलबली मचा दी। 125 से ज्यादा लोगों की मौत इस हमले में हुई थी, जिसके बाद पूरी दुनिया में ISIS के खिलाफ आवाज ज्यादा बुलंद हो गई। पेरिस में भारत पाकिस्तान के वजीर आजम की मुलाकात भी सुर्खियों में रही थी। इसके बाद सुषमा स्वराज पाकिस्तान गई थीं। फिर 25 दिसंबर को अफगानिस्तान से वापसी करते पर अचानक पाकिस्तान पहुंचकर PM नरेंद्र मोदी ने सबको चौंका दिया था। मौका नवाज शरीफ की सालगिरह और उनकी नातिन की शादी का था, मगर लोगों ने इसके अपनी अपनी तरह से मायने निकाले।
नाजरीन, आप सबने रिपोर्ट देख ली और तमाम दुनिया में जो पेश आए वाक़यात पर आपने एक नज़र भी डाली और समझा कि क्या कुछ हुआ इस साल 2015 में। और इसी पर अब गुफ्तगू करते हैं हम शुरू अपने मेहमानों के साथ। एयू आसिफ साहब, अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमने दाइश का दायरा बढ़ता देखा इस पूरे साल में और उसके जुल्म व जबर से शिकार हुए लोगों को तिल तिल करते मरते भी देखा, पनाह गुज़ीन बनते देखा और वो अपनी जान को हथेली पर लगाकर यूरोप की तरफ बढ़ गए और उनकी ज़िंदगियों को और ज़्यादा बदतर होते भी देखा। आयलान कुर्दी जैसे बच्चे की एक लाश समंदर के साहिल पर तैरती देखी, जिसने दुनिया की रूह को झकझोर दिया। तकरीबन 5 साल से शाम में जो खाना जंगी का सिलसिला चल रहा था जी, उससे शाम बुरी तरह मजरूह था और वहाँ से मजबूर होकर लोग शाम छोड़कर दीगर ममालिक में खुसूसन यूरोप में जा रहे थे, हिजरत कर रहे थे। उसी में आयलान कुर्दी का जो बहुत दर्दनाक वाक़या है जिसका आपने ज़िक्र किया वो भी शामिल है। लेकिन इसी के साथ साथ ये ख़ास बात है कि उसी शाम में और फिर इराक़ के कुछ हिस्सों में जब दाइश ने कब्ज़ा जमाया तो उसने वहाँ के 70 से 80% इलाक़ों पर कब्ज़ा कर लिया और फिर तेल के कुओं पर भी कब्ज़ा कर लिया। अपना सोने का सिक्का पूरी दुनिया में पहली बार उसने वहाँ जारी कर दिया, पहले के सिक्के को ख़त्म करके। और आपको लेकिन अभी हाल में जो रिपोर्ट आई है वो बड़ी उम्मीद अफजा है। उससे वो रिपोर्ट बरतानिया के थिंक टैंक की है, जिससे ये पता चला कि 14% इलाके जो हैं वो दाइश के कब्ज़े से छीन लिए गए हैं। लेकिन बहरहाल अभी देखना है कि बाकी 80%। जी, डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, हमने इस साल में मशरिक़ वस्ता में बड़ी उथल पुथल देखी, बड़ी बर्बादी देखी हमने, लेकिन इस साल तलखियाँ बढ़ते हुए देखी यमन और सऊदी अरब के बीच भी। सऊदी अरब को हमने सीधे जंग में उतरते, या यूँ कहें कि अभी पूरी जंग तो नहीं है वो, लेकिन इतने तरीके से, बड़े तरीके से हमले करते पहली बार देखा है बहुत दिनों के बाद। क्या ये तस्वीर और ज़्यादा बदनुमा होगी? आगे जाकर हम देखेंगे मशरिक़ वस्ता में और ज़्यादा बदहाली आएगी। जहाँ तक यमन और सऊदी अरब का ताल्लुक़ है तो यकीनी तौर पर ये सूरत है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर यमन का जो एक दाखिली मामला था कि वहाँ पर रुबा साहब को वहाँ से भागना पड़ा और हुसियों ने बगावत की और सना पर कब्ज़ा कर लिया और वो पूरी हुकूमत हुसियों ने अपने हाथ में ले नहीं, वो उनका दाखिली मामला था। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे वो सीरिया के बारे में कहा जाता है कि सीरिया का दाखिली मामला है, बाकी लोग ना आए, इसी तरीके से वो यमन का था। सऊदी अरब को कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई प्रोवोकेशन सऊदी अरब के लिए नहीं था कि वो यमन पे हमला करता। और आइंदा चल के अब जो नक्शा सामने आ रहा है, ख़ासतौर पर मशरिक़ वस्ता के बारे में, मगरबी एशिया के बारे में जो आप फरमा रहे हैं, तो उसका कल्मिनेशन जितने ख़राब हालात हुए हैं जमहूरियत के नाम पर यास्मीन इनकलाब के बाद, उसका पूरा असर मगरबी एशिया पर यह पड़ रहा है कि वो टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है अगले साल में बदकिस्मती से। प्रोफेसर इश्तियाक दानिश साहब, अगर हम पड़ोसियों की बात करें तो हमने एक तरफ बांग्लादेश के साथ जो हमारा बहुत पुराना बॉर्डर को लेकर टेंशन थी उसे ख़त्म होते देखा। 41 साल पुरानी थी, कुछ गांव अदल बदल किए गए जिसकी वजह से वो पूरा मामला सेटल हो गया। दूसरी तरफ अगर हम नेपाल की बात करें, एक तो वहाँ ज़लज़ला आया, बड़ी तबाही आई, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उनका कॉन्स्टिट्यूशन अमल में आया उसके बाद वहाँ पर सब कुछ पटरी से उतरा हुआ है। पूरी तरीके से एक अलग ही एजिटेशन हो रहा है, मदेशी कर रहे हैं। नेपाल पटरी से उतर गया है। दो पड़ोसियों की बात, नेपाल बांग्लादेश के फ्रंट पे तो कोई ख़राब बात नहीं है, अच्छी बात है। दोनों पड़ोसियों की बात बढ़े हैं। लेकिन नेपाल में कुछ क्या हुआ कि अचानक जो वहाँ के अवाम, जिनको एक शुक्रमंदी के जज्बे से हिंदुस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए था, वो लोग ख़िलाफ़ हो गए। और शुरू में तो ये था कि इंडियन मीडिया ने जिस तरह पेश किया कि ऐसा लगता है कि जो कुछ वहाँ हो रहा है सिर्फ हिंदुस्तान कर रहा है और दुनिया का कोई मुल्क वहाँ नहीं आया, या खुद नेपाली कोई काम नहीं कर रहे हैं। कुछ इस तरह का तासुर दिया इंडियन मीडिया ने कि जैसे वहाँ गवर्नेंस नहीं है, तो उसके ख़िलाफ़ कुछ वहाँ एहतजाज हुए। उसके बाद से एक मसला ये जो मदेशियों वाला जो आपने कहा, ये बेसिकली हिंदुस्तानी ओरिजिन के लोग हैं जो बॉर्डर पे रह रहे हैं, बॉर्डर के जो इलाके हैं, और ख़ास तौर से बिहार से जो बॉर्डर मिलता है नेपाल का और बहुत लंबा है, कई सौ किलोमीटर है, उसमें है। इन लोगों को ये एहसास है कि जो नया दस्तूर बना है उसमें हमारे हकूक़ का ख्याल नहीं रखा गया है।
तो जिसकी वजह से उन्होंने एजिटेशन शुरू किया। लेकिन जो नई हुकूमत है ज़रा वो कुछ लेफ्टिस्ट लीनिंग की है, जिसकी वजह से उनका चाइना की तरफ जो है रुझान भी है। मुझे वक्फा, ये वक्त हो चला है। हम सारे तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो वाक़यात पेश आए 2015 में। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल जवाब और भी करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्त के बाद। नाज़रीन, वक्फे के बाद आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम है और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक से पहले प्रोफेसर इश्तियाक दानी जो बात करें तो उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं। जी, उसमें एक ये है कि इनको एजिटेशन, हाँ, नेपाल में मदेशियों के एजिटेशन को देख के हुकूमत ज़रा झुकी और उसने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करेंगे और जो उनके शिकायतें हैं दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी जी जी। इसमें हमारे भाई प्रोफेसर इश्तियाक साहब से ने जो कहा है कि चीन की तरफ अचानक आपको ये भागे, मैं समझता हूँ कि वहाँ जो इलेक्शन हुआ था, बादशाहत ख़त्म हुई थी, इलेक्शन हुआ था, उसी वक्त से चीन में जो कम्युनिज्म है उसके असरात यहाँ पड़े थे। प्रचंड खुद कम्युनिस्ट पार्टी से हैं और जो ओली बने हैं वो भी कम्युनिस्ट हैं। तो ये तो झुका होना जाहिर सी बात है। लेकिन चीन की था, ऐसा नहीं कि चीन का जोग्राफिया इस हिसाब से है नहीं कि वो मदद कर सके नेपाल का। वो लैंडलॉक्ड है मुल्क और उसमें बांग्लादेश और नेपाल की बात कर रहे हैं आप। हमारे बिल्कुल पड़ोस में साहिल समंदर के अंदर मालदीव भी है, जिससे हमारे ताल्लुकात कशीदा हुए इस साल के अंदर, और हमको उसको कंसीडर करना चाहिए कि उसकी बड़ी वजूहात क्या है। मेरा सवाल आप ही से है। म्यांमार में हमने मुसलमानों के हुकूक को छीनते देखा। अभी जो वहाँ पर इलेक्शन हुए थे, इंतखाबात हुए थे, उसमें उन्हें वोट डालने का हुकूक नहीं दिया गया। और उससे पहले भी जो उनके साथ कत्लो गारत हुआ था, उसको लेकर मुझे, या हम यूँ कहें कि हमें लगता नहीं है कि दुनिया बहुत संजीदगी से सोच रही है। इस तरफ कुछ बोला नहीं जा रहा है। देखिए, दुनिया ने आंग सान सूची को प्रमोट किया है, यूरोपियन यूनियन ने, और आंग सान सूची को वहाँ ये कहा जा रहा है कि वो जमहूरियत की और इंसानियत आवाज़ सबसे बड़ी लीडर हैं। लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में उनसे जब भी कोई सवाल किया गया वो या तो खामोश हो गई या उन्होंने अपनी लाइल्मी का इजहार किया। आंग सान सूची ने जिनको पार्टी का अपनी हलीफ बनाया वो लीडर्स थे, वहाँ के भिक्षु लीडर्स, जिन्होंने 2012 से मुसलमानों का कत्लेआम शुरू किया और उसके बाद उनको मजबूर किया कि वो समंदर में की लहरों पर बेयारो मददगार घूमते फिरे और लाखों म्यांमार के लोगों को, यानी 13 लाख मुसलमान म्यांमार के मुसलमान मुतासिर हुए आंग सान सूची की इस नज़रअंदाज किए जाने की पॉलिसी। आसिफ साहब, एक हादसे की बात करते हैं जो मक्का में हज के महीने में पेश आया। पहले क्रेन हादसा हुआ मस्जिद अल हराम में और उसके बाद रमी के दौरान भगदड़ मची, 800 से ज़्यादा लोगों की जान गई। लगता ये था कि जिस तरीके से दुनिया एडवांस हो रही है, मक्का में भी या सऊदी अरब में हज के लिए जो लोग आते हैं, मक्का मदीना की ज़ियारत भी करते हैं, उनके लिए बेहतर इंतज़ाम इस हुकूमत ने किए होंगे जो शाह सलमान की है। लेकिन लगता नहीं है, अभी भी वही ढीलापन है और बहुत ही बद इंतज़ामिया है। ये ऐसा कहना कि बहुत ज़्यादा बद इंतज़ामी है, इससे मैं एग्री नहीं करता। नहीं, 800 लोगों का मर जाना एक बड़ी बात है। ये बात ठीक है। बहरहाल ये एक हादसा था, बहुत बड़ा हादसा था, और मैं समझता हूँ कि इस बार इसका एहतियात कम रखा गया। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ातियाँ होती हैं, बदनिज़ामी होती हैं, ऐसा कतई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये यकीनन बद इंतज़ामी जो है, ये बात सही है कि आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं है हमेशा के लेवल पर, लेकिन ऐसे वाक़यात होते रहे हैं और कभी कभी हुए हैं। इसका दूसरा सबसे बड़ा वाक़या ये चक्कर ये है कि अभी वहाँ पर जमरात प्रोजेक्ट कई सालों तक बना, उसमें इस तरीके के इंतजाम किए गए कि भगदड़ मचे भी तो ऐसे हाथ से पेश न है। उसके बाद ये हो जाना बड़े सवाल खड़ा करता है। दूसरा एक्सटेंशन प्रोसेस जो हरम का चल रहा है, उसमें शहजादे के गुजरने की वजह से रूट को अचानक डाइवर्ट किया गया, उसकी वजह से वहाँ हादसा हुआ। ये रिपोर्ट्स आई हैं तमाम मीडिया में। तो ये बद इंतजामी की एक बड़ी मिसाल है कि एक शख्स की जो शहजादा, एक शख्स, वो शहजादा भी शख्स था, ऐसा नहीं है। जी ठीक है, नहीं होता है, लेकिन इस तरफ ध्यान तो देना ही चाहिए ना। ये क्योंकि दुनिया भर के बड़े यकीन के साथ लोग जाते हैं ना, कंट्रोल करना चाहिए। ये अच्छा ठीक है। एक सवाल आपसे है प्रोफेसर इश्तियाक दानी साहब, रूस ने जिस तरीके से दखल दिया है, रशिया ने जिस तरीके से दखल सीरिया में दिया, उसके बाद अमेरिका बौखलाया। हालांकि तुर्की ने जब रूस का एक जेट गिराया, फाइटर जेट, तब लगा कि दुनिया कहीं तीसरी आलमी जंग की तरफ ना चली जाए, लेकिन बड़े अच्छे स्मार्टली तरीके से उसे हैंडल किया गया और आज
रूस ने ऐसा कर दिया कि अमेरिका उसके सामने झुक गया। बशर अल असद का आवाम वहाँ की फैसला करेगी, इस बात पर अमेरिका राज़ी हो गया, जो 2011 से राज़ी नहीं था। तो शायद बड़ा रोल है रूस का मशरिक़ वस्ता में और सीरिया में। हाँ, इस मुदाखलत का इतना तो फ़ायदा हुआ है कि बशर अल असद को थोड़ा सा इस्तेकाम मिला है। वैसे ये नहीं समझना चाहिए कि बशर अल असद जो है बहुत ज़्यादा वहाँ कमज़ोर है। अब रशिया के आने से ये हुआ कि जो देखिए हो रहा था बुनियादी तौर पे ये कि जहाँ दाइश बशर अल असद की फ़ौज को कमज़ोर कर रही होती थी, वहाँ पे जो है वेस्टर्न पावर जो बमबारी नहीं करते थे। और जहाँ पे ये होता था कि वो नसरा और दूसरे फ्रंट है जिनको सऊदी अरब या तुर्की और या वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे जो है ये कुछ इस तरह के करते थे जिससे असद के मैं बस इन शॉर्ट ये जानना चाहता हूँ कि रूस के दखल के बाद क्या सीरिया की अब तस्वीर संभलेगी? अमेरिका को थोड़ा देखिए वो जो एक बात थी कि नेगोशिएशन वाली जो बात थी वो होगा, और उसमें गालिबन ये होगा कि एक फेयर इलेक्शन होगा। फेयर इलेक्शन में एनी वे असद डजंट स्टैंड एनी चांस, उनको कोई चांस है। मैं बस आया है कि बशर अल असद को लेके ये तय हुआ है कि बशर अल असद के बगैर भी सरकार बनाए जाने पर गौर किया जाए और उस प्रोसेस में बशर अल असद को लिया जाए। ये मुश्किल हमेशा अमेरिका के सामने रही है कि वो मजबूत ऑप्शन नहीं दे पाए, चाहे वो अफगानिस्तान की बात हो, चाहे इराक की बात हो, लीबिया की बात हो। रहा है कि बशर अल असद का अल्टरनेटिव वर्ल्ड फोर्सेस ने कहीं ना कहीं ढूंढ लिया है, इसलिए जनवरी के महीने में कुछ करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर मुस्लिम वर्ल्ड को अगर लें तो फ़लस्तीन के मसले को लेके हमको समझना चाहिए कि उसको पहली बार इजराइल की इतनी शदीद मुखालफत के बावजूद 119 वोटों के साथ ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिला और वहाँ फ़लस्तीन का मैं इस पूरे मसले पर आपसे इस वक्फे के बाद बात करूंगा और उस पर आपकी राय लूँगा। एक और मसला भी है हमारे पास, ईरान और अमेरिका की न्यूक्लियर डील, वो ज़रूर डिस्कस होना ज़रूरी है क्योंकि वो एक बहुत अहम मसला था। वक्फे का वक्त हो चला है और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल जवाबों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नाज़रीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका आलमी मंजर स्पेशल में। प्रोफेसर इश्तियाक दानिश, एक सवाल आपसे। अमेरिका और ईरान के बीच जो न्यूक्लियर डील हुई है उसने एक बहुत बड़ा साइन दिया है कि ईरान और अमेरिका के बीच लगभग जो 35 साल से एक दुश्मनी का माहौल था वो ख़त्म हुआ है और सीज़ हुआ अरबों डॉलर जो ईरान का है वो वापस मिलेगा, उसकी मईशत में सुधार आएगा। दुनिया के दरवाजे ईरान के लिए खुलेंगे अब? हाँ, दुनिया के दरवाजे भी खुले हैं और जो उनके एसेट जो फ्रीज हुए हैं वो भी जो है रिलीज़ किए गए हैं। अमेरिका ने भी कर दिया है और यूरोप ने भी। यूरोप में कम था, अमेरिका में ज़्यादा था। और इस डील्स का जो दोनों को क्रेडिट देना चाहिए, एक तो अमेरिका में बाराक ओबामा को और हसन रूहानी जो इनके मौजूदा जो वो हैं प्रेसिडेंट है ईरान के, रूहानी, दोनों ने जो है डिप्लोमेसी को किया और ईरान को ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए, इसलिए कि जस्ट इनसे पहले ईरान में बड़ी शिद्दत पाई जाती थी और ऐसा लग रहा था कि वो पूरे मगरिब से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। सबसे बड़ी बात है कि इजराइल ने अपना पूरा जोर लगा दिया, उनके इंटेलेक्चुअल, नॉलेज, फिक्शन राइटर, अपने आप पूरा प्रेस्टीज दांव पे लगा दिया कि ये डील ना हो, लेकिन उसके बावजूद दाद देने पड़ी भी वहाँ पे बाराक ओबामा को कितनी ज़बरदस्त प्रेशर को इजरायली लॉबी के। इजराइल की बात आई, मुझे एक सवाल आपसे लेना होगा तस्लीम रहमानी साहब। जो फ़लस्तीन वाला मसला है और इजराइल और फ़लस्तीन की जो हम हमेशा टेंशन देखते रहते हैं, उसमें इस साल 2015 में फ़लस्तीन को बड़ी मजबूती मिली है, जो आपसे अभी मेरी बात भी हो रही थी। मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि एक तो ये कि हमने शुरू के ज़माने में ये देखा, यानी 2015 के अवाइल का जो 6 महीना है उसमें इजराइल को हमने बहुत आइसोलेट होते देखा फ़लस्तीन के इशू पे। इस पूरी सूरत हाल में जो रिकॉग्निशन मिला है वो बहुत एक बड़ी बात है। और इंतफाज़ा के बाद सिर्फ एक चीज़ जो सामने आ रही है, अभी जो मैं बैरूत गया था फ़लस्तीन की कॉन्फ्रेंस में, वहाँ निकल के आई ये बात कि इस इंतफाज़ा में हमास और अल-फतह दोनों की लीडरशिप सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन उनकी लीडरशिप के अंदर ये इंतफाज़ा शुरू नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक तीसरी लीडरशिप वहाँ पर उभरने के आसार पैदा हो रहे हैं इस इंतफाज़ा के जरिए। वो किस डायरेक्शन जाएगी कहना अभी कम। सवाल मेरा आपसे एयू आसिफ साहब, साउथ ईस्ट एशिया से ताल्लुक़ रखता है ये कि तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की जो है आगाज़ की तरफ कदम बढ़े हैं और तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, इन सब को उससे मजबूती मिलेगी और जाहिर सी बात है अगर ये मुल्क मजबूत होते हैं, ख़ास तौर से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया, तो उससे साउथ ईस्ट एशिया में मजबूती आएगी। बेहतरीन कदम है। यकीनन तापी का जो
एग्रीमेंट है, मैं समझता हूँ कोई वो यकीनन आपको इस पूरे खित्ते में अमन के बहाली में और ख़ास तौर पर एनर्जी की तकसीम में एक अहम रोल अदा करेगा। ये 215 की यकीनन एक अच्छी खबर है और इसे हम खुशामदीद कहते हैं। ठीक है, मेरा एक सवाल आपसे प्रोफेसर इश्तियाक दानिश साहब ये है कि इराक की जंग के लिए टोनी ब्लेयर ने माफ़ी मांगी, कहा कि हमारे पास गलत इन्फॉर्मेशन थी, हमारी जो पूरी इन्फॉर्मेशन देने की जो टीम थी उसमें कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई, जिसकी वजह से हमने ये अटैक किया और हमने अपनी गलती को तस्लीम भी किया। ये गलतियों को मानने का सिलसिला सा चल पड़ा है, पहले अमेरिका, फिर उसके बाद इंग्लैंड, और मुल्क के मुल्क इन गलतियों की वजह से तबाह हो गए। कंपेंसेशन क्या है? मैं इस पे थोड़ा सा ये कहना चाहूँ कि ये गलतियाँ भी जो हैं जो मान रहे हैं वो जिसे कहिए बिलेटेड अंग्रेजी में कहते हैं तवन व करहन मान रहे हैं, दिल से नहीं मांग रहे हैं माफ़ी वगैरह। दूसरी बात यह है कि ये माफ़ी भी मांग रहे हैं दाइश का जो राइज हुआ है, जो चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं आई उसके नतीजे में जो है माफ़ी मांग रहे हैं। इसलिए पूरा वेस्टर्न कहीं ना कहीं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड जब उनको क्रिटिसाइज करना लगा कि भाई करके क्या आए हो वहाँ पे, तुम तो कह रहे थे वहाँ डेमोक्रेसी आएगी, पब्लिक आज़ाद होगी, सारी चीज़ें हैं, तो वो सब क्या हुआ वहाँ? एक सवाल जी ठीक है, एक सवाल बहुत अहम है तस्लीम रहमानी साहब, दाइश का बढ़ता दायरा, हमने जो शुरुआत में सवाल किया था वो अब जब यूरोप तक पहुँचने लगा तो दुनिया में हमने कई तब्दीलियां होते देखी हैं। पेरिस में जो हमला हुआ है उसके बाद कान चार हो चुके हैं यूरोप के भी, और अमेरिका में भी अब उसकी धमा पहुंचने लगी है। इन सब के बीच खबर ये भी कि अमेरिका ने कहा कि अब आईएस से लड़ने के लिए रूस तालिबान का साथ लेगा। देखिए 3 कंटिनेंट्स में एक साथ दाइश के हमले हुए जी, अफ्रीका में हुआ, यूरोप में हुआ और एशिया में वो खुद बैठा हुआ था, और ये समझा जा रहा था कि उसको खाली एशिया के अंदर यानी इराक और सीरिया के अंदर उनका है। उसके बाद उन्होंने बढ़ के तुर्की पे हमले किए, फिर उन्होंने पेरिस पे हमले किए, फिर अफ्रीका में उनके हमले शुरू हुए। तो 3 जो कॉन्टिनेंट्स हैं उन सबके ऊपर हमले करने से तो उसका दायरा बढ़ा। तो जिन्होंने बढ़ाया, जिन्होंने पैदा किया, उन्हीं के दामन तक जब वो आग उनके खिरमन तक पहुंची है तो उनको ये एहसास हुआ है। अदरवाइज उन्होंने उसको इस पर्पस से क्रिएट किया था कि वो इस्लामी दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के लिए और उस खित्ते में, इराक के खित्ते में कुर्दों को हथियार पहुंचाने के तरसील और तेल को लूटना, इन 3 मकासद से दाइश को वेस्ट ने क्रिएट किया था। ब्लैक वाटर्स के जरिए वो के चरबे से वो निकल के आए थे और अब उनकी ज़रूरत पूरी हो गई है तो पूरा का पूरा यूरोप टूट पड़ा है और जाहिर है कि उसको ख़त्म होना ही चाहिए। और ये जो 34 मुल्कों का इत्तेहाद बना है जिसे मुस्लिम दुनिया का मिलिट्री कोऑपरेशन कहा जा रहा है, ये सब भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ये कोई इस्लामी इत्तेहाद बपा करने की कोशिश या इस मसले को हल करने की कोशिश नहीं है, बल्कि यूरोप के हलीफ की हैसियत में ये इत्तेहाद भी आगे बढ़ के काम करने वाला। तो नाज़रीन, आलमी मंजर स्पेशल का आज जो स्पेशल एपिसोड साल 2015 का हम लेकर हाजिर हुए, उसमें हमने दुनिया में पेश आए जितने भी 15 मेन आलमी मंजर को हमने आज इस एपिसोड में रखा, अपने मेहमानों से सवाल जवाब किए। उसके बाद यही उम्मीद है कि साल 2015 जिस तरीके से भी जिसकी ज़िंदगी में गुजरा हो, आने वाला साल 2016 सबकी ज़िंदगी में खुशहाली लेकर आए, दुनिया से दहशतगर्दी का खात्मा हो, नेपाल और मक्का हादसों जैसे हादसे फिर ना दोहराए जाएं, ना हो किसी की ज़िंदगी में, और सभी की ज़िंदगी में बेहतर तब्दीली आए, अच्छी तस्वीर इस दुनिया की बने, सब लोग मिल के रहें, मिलकर चलें। दुनिया में जिस तरफ भी लोग दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं वहाँ दोस्ती मिले, दगा ना हो, जैसा कि हम देखते आए 2015 में बहुत सी ऐसी जगह दगाबाजियाँ हुई। बर्मा के मुसलमानों के लिए भी ये साल अच्छा जाए, उन्हें उनके हुकूक मिलें, और दुनिया भर में जहाँ जहाँ लोग दहशतगर्दी से तबाह और बर्बाद हैं, चाहे वो सीरिया के लोग हैं, चाहे यूरोप के लोग हों, उन सब की ज़िंदगियाँ बेहतर हों और दहशतगर्दी का खात्मा दुनिया से जल्द हो। इसमें मज़हबों की बदनामी हो रही है, हालांकि मज़हब से दहशतगर्दी का कोई लेना देना नहीं, ये मज़हबों को ख़त्म करने के लिए दहशतगर्दी पड़ रही है दुनिया में। फ़िलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आलमी मंजर स्पेशल में अगले साल, इस नए साल में 2016 में हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त।